आज तभी अपनी यूजर आईडी लिख लीजिए, है ना। जिसकी यूजर आईडी नहीं होगी उसको मुझे बाहर करना पड़ेगा आज। गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का ये 23rd लेक्चर है सॉइल मैकेनिक्स का। हम लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स के अंदर शेयर स्ट्रेंथ तक कंप्लीट कर लिया था। शेयर स्ट्रेंथ की थ्योरी लगभग लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अभी हम लोग थोड़ा सा सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आगे चलना है। अगला चैप्टर हम लोग को देखना है। उसके पहले कुछ शेयर स्ट्रेंथ के 5-6 क्वेश्चन हैं जो पहले के ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर एसएससी जे में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करूंगा। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर से मैं दो क्वेश्चन हैं, यू कैन सी टू क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। एक एक करके इनका आंसर मार्क करेंगे चैट बॉक्स के अंदर। अंकित के आंसर गलत है। अंकित, तुम्हारी पढ़ाई नहीं चल रही ठीक। पंकज का आंसर सही है, ए। पूजा का आंसर सही है, ए। फर्स्ट का आंसर ए सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट होता है वो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट का एक स्पेसिफिक टाइप होता है। और उस टेस्ट को हम लोग प्रेफर करते हैं क्ले के लिए। लेकिन क्ले पर अगर हमको टेस्टिंग करनी है तो हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट को वहां पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव कंप्रेशन टेस्ट को हम प्रेफर करते हैं। अब अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वहां पर सैंपल अनकन्फाइंड होता है। अनकन्फाइंड होता है मतलब पानी बाहर निकल जाता है, वहां पर ड्रेनेज हो जाता है। इज दैट क्लियर हो ना? तो केवल एक ही कंडीशन के लिए क्लियर है, और वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है ड्रेनेज की कंडीशन। मतलब जब अनकन्फाइंड ड्रेनेज है केवल उसके लिए वो वाला टेस्ट होता है। ट्राइक्यूसियर टेस्ट एक जनरल टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया हुआ था। ये हर एक टाइप की कंडीशन के लिए प्रेफर किया जा सकता है। इट कैन बी परफॉर्म्ड अंडर ऑल थ्री ड्रेनेज कंडीशंस विद कंप्लीट कंट्रोल। ऑल थ्री ड्रेनेज कंडीशंस मतलब एक तो हमारा कौन सा था? सीडी था, एक हमारा सीयू था, एक हमारा यूयू था। इन सब के लिए हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, इज वेरी करेक्ट। प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फोर प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग टेप नॉट, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि जो ट्राइक्सियल टेस्ट है वो एक मेम्ब्रेन्स के अंदर लिया जाता है। मेम्ब्रेन्स के अंदर लिया जाएगा तो पानी निकल नहीं पाएगा। पानी निकल नहीं पाएगा तो पोर प्रेशर बिल्टअप होगा, और पोर प्रेशर जब तक नहीं निकालोगे तब तक इफेक्टिव स्टेबिलिटी पता नहीं पड़ पाएगा। तो पोर प्रेशर का तो पता वहां पर करना ही पड़ेगा हमको। स्टेबिलिटी ऑन फेलियर प्लेन इज नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा होगा तो टेस्ट ही नहीं कर पाते हम, है ना। अगला क्या पूछता है? इसका ए आंसर है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है कि द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना। इसका आंसर मैं मार्क कर देता हूँ ए। अगला क्वेश्चन पूछा था शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। नहीं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। सही बात है। देखिए, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए, कोहेजन के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर जनरल सॉइल के लिए बातचीत की जा रही है, तो वो क्या होती है? सिग्मा एन टेन फाइव और प्लस का सी। अरे प्लस का सी भी तो है यहाँ पर, तो आप इसको सीधे सीधे प्रोपोर्शनल कैसे बोल सकते हो भाई? आप सीधे सीधे प्रोपोर्शनल कहाँ बोल सकते हो यार? सी भी तो है। जो लोग ए बोल रहे हैं वो लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप सीधे सीधे प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते ना। हाँ, लेकिन अगर सिग्मा एन कम होगा
अगर सिग्मा एन कम होगा तो एफ कम हो जाएगा, है ना। अगर सिग्मा एन को आप डिक्रीज करते हो तो आपका एफ भी डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्लियर हो नॉट? तो द करेक्ट आंसर इज डी। इससे क्लियर हो नॉट? नाउ कुछ क्वेश्चन और हैं, है ना, उन्हें आप लोग और मैं जल्दी सॉल्व करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोलता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत आंसर हमको छांटना है। तो इनडायरेक्ट शेयर वॉक स्टेप द प्लेन ऑफ शेयर फेलियर इज प्री डिटरमाइंड। हाँ सही बात है, प्री डिटरमाइंड होता है ना, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री पर फेलियर होगा, पहले से ही पता होता है, प्री डिटरमाइंड, ठीक है। बेटर कंट्रोल इज अचीव्ड ऑन द ड्रेनेज ऑफ द सॉइल इन अ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। सही बात है ना, ये तो दिक्कत थी बॉक्सर टेस्ट में। If stress distribution on the failure plane in the case of triaxial compression test is uniform, बिल्कुल इसलिए टेस्ट अच्छा टेस्ट माना जाता है। डी बोलता है कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स। ये गलत हो गया, क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट स्पेसिफिक होता है किसका, क्ले का। तो डी रॉन्ग है ना, तो डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया मेरे ख्याल से। इसमें किसी भी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मोस्टली लोगों ने इस चीज को सही मार्क किया होगा, है ना। उसके बाद ट्राइएक्सियल apparatus इज यूजुअली यूज्ड फॉर। तो ए बोलता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, बी बोलता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, ट्राइएक्सियल को तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, तो कोई एक के लिए थोड़ी होगा ड्रेन टेस्ट। ट्राइएक्सियल तो कहीं भी यूज कर सकता है, जनरल टेस्ट होता है ना, वो स्पेसिफिक टेस्ट थोड़ी एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल के लिए। तो इसका आंसर भी क्या होगा, डी। किसी एक टाइप के लिए थोड़ी होता है वो। उसका अगला क्या पूछता है कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज अ यूनिक फंक्शन ऑफ। यूनिक फंक्शन तो किसी चीज का ही नहीं है यार, ये तो बहुत क्लियर हो जाएगी आपको बात। वो क्या होता है, सिग्मा एन पे भी डिपेंड करता है, फाइव पे भी डिपेंड करता है, और सी पे भी डिपेंड करता है। शेयर स्ट्रेंथ तो तीन तीन चीजों पर डिपेंड करता है ना। तो यूनिक फंक्शन तो किसी का भी नहीं है अंकित, तुम उसको इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस इसमें कैसे मार्क कर रहे हो? वो तो किसी भी चीज का नहीं है, बहुत इफेक्टिव और टोटल मार्क कर रहे हो। कोहेजन का नहीं है क्या, फ्रिक्शन का नहीं है क्या, केवल स्ट्रेस पे डिपेंड कर रही है क्या वाली चीज? एस तो जनरली तीन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, फ्रिक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस पे भी डिपेंड कर रहा है, कोहेजन पे भी डिपेंड कर रहा है। यूनिक फंक्शन तो किसी चीज का नहीं है वो। यूनिक फंक्शन का मतलब होता है केवल इसी चीज का फंक्शन होना। जैसे कि सॉइल के अंदर डेंसिटी इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, है ना, सॉइल के अंदर डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी आईडी, दैट इज द यूनिक फंक्शन ऑफ वाटर रेशियो। तो किस पर डिपेंड कर रही है, केवल वाटर पर डिपेंड कर रही है, रिलेटिव कॉम्प्लेक्स। इट इज द इट इज द यूनिक फंक्शन ऑफ ड्राई डेंसिटी, केवल किस पर डिपेंड करता है, ड्राई डेंसिटी पर। वाटर रेशियो इज द यूनिक फंक्शन ऑफ वॉइड्स, है ना। तो इन चीजों को हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिक फंक्शंस होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड करते हैं। आत्मा की अगर कोई ऐसी चीज होगी जो पर्टिकुलर चीज कई चीजों पर डिपेंड करती है, यूनिक फंक्शन तो कुछ का भी नहीं है, एफ तो किसी चीज का यूनिक फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नन ऑफ द अबव, है ना। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। इसका क्लियर नोट, यूनिक फंक्शन नहीं है वो किसी भी चीज का। हाँ, अगर इसको मैं यूनिक को हटा दूं ना यहाँ से, है ना, अगर मैं अब जैसे कि आप यूनिक फंक्शन आप मार रहे हो इफेक्टिव स्ट्रेस, मैं तो बोल रहा हूँ क्ले है, वो तो जनरल सॉइल के लिए बात कर रहा है ना। तो मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि क्ले है, लेट अस सपोज दैट। अब अगर क्ले है तो क्ले के अंदर आप बोल सकते हो क्या वो इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन है? क्ले के अंदर आप लोग ये वाली बात कर सकते हो क्या वो इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन है?
ये आर अगोर का क्वेश्चन है और आर अगोर में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर दिया हुआ है ए, इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना। इसलिए जानबूझ के मैंने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं किले का अगर बोल दूं कि किले किसका फंक्शन है, तो किले के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे बोल सकता? किले में तो कोहेजन का फंक्शन है। ऐसा क्लियर हो ना? दैट इज द करेक्ट आंसर इज डी। हाँ, अगर मैं यूनिट हटा देता हूं यहाँ पे, है ना, और अभी मैं पूछता हूँ कि shear strength of cohesionless soil, मैं इस क्वेश्चन को ऐसा करके पूछता हूँ, shear strength of cohesionless soil, now you can pick A। अब A सही है। अगर मैं cohesionless soil के वाले बारे में बात करूँ और आपके cohesionless soil में shear strength किसका फंक्शन है, then is the correct answer A है। अब इसका आंसर हम लोग A बोल करके आ सकते हैं कि अब इसका आंसर A हो जाएगा। लेकिन जनरल सॉइल के लिए बात करेंगे तो उसके लिए उसका आंसर ए नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक जनरल सॉइल की बात करेंगे तो वो तो कई चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इससे क्लियर हो नोट? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं अपना लेटरल अर्थ प्रेशर। सी, यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहे होंगे। उन फिगर के अंदर मैंने केवल टाइप ऑफ रिटेनिंग बॉल्स बताई हैं कि टाइप ऑफ रिटेनिंग बॉल कितने टाइप की होती है। तो जनरली 5 तरह की रिटेनिंग बॉल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। एक जो रिटेनिंग वॉल हमारी होती है दैट इज नोन एज ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल के अंदर क्या होता है, जो वेट होता है वर्टिकल, वो बैकफिल के वजन को काउंटर करता है। पीछे पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बैकफिल का वजन आ रहा होगा, यहाँ से बैकफिल का वजन आ रहा होगा, प्रेशर आ रहा होगा, और यहाँ पर क्या काम कर रहा होगा, इसका वेट काम कर रहा होगा। ये वेट क्या करेगा, बैकफिल को काउंटर करेगा। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के अंदर क्या होता है, हम लोग आरसीसी डाल देते हैं, है ना। उसके अंदर बहुत सारा इन्फोर्समेंट होता है, तो हमें वेट काम नहीं करता, वॉल की स्ट्रेंथ काम करती है ना। वॉल इतनी मजबूत होती है कि ये पर्टिकुलर बैकफिल उसको तोड़ नहीं पाएगा। अभी सेमी ग्रेविटी वॉल क्या होता है, इसके अंदर दोनों चीजें काम करती है, इसके अंदर ग्रेविटी भी काम करने लगती है और प्लस वॉल स्ट्रेंथ भी काम करती है ना। काउंटर फोर्स वॉल और बटरफ्लाई वॉल दोनों एक सी होती है, केवल बैकफिल का अंतर होता है। दोनों एक सी होती है, केवल बैकफिल का अंतर होता है ना। इन चीजों को बोलते हैं काउंटर फोर्स। ये जो नीचे अपन सपोर्ट बनाई हुई है ना, ये इसको बोलता है काउंटर फोर्स। अगर इन काउंटर फोर्स की साइड में ही बैकफिल भर दिया है आपने, तो इसको काउंटर फोर्स वॉल बोलेंगे और इन सपोर्ट्स को काउंटर फोर्स बोलेंगे। और अगर ये सामने की तरफ में, ये सामने की तरफ फेस की तरफ बनाए गए इस तरीके से, अगर ये फेस की तरफ बनाए तो इनको बटरेस बोलते हैं, बटरेस। और आपका जो बैकफिल है वो बैकफिल कहाँ भरा हुआ है, पीछे की तरफ भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बटरेस वॉल। काउंटर फोर्ट और बटरेस दोनों एक ही टाइप का होता है। ये काउंटर फोर्ट में क्या होता है, फोर्ट की तरफ बैकफिल भर देते हैं, उस बैकफिल के अंदर दबा हुआ होता है। और बटरेस में क्या होता है, बैकफिल पीछे की तरफ भरा हुआ होता है और सपोर्ट आगे की तरफ बने हुए होते हैं, तो उसको हम लोग क्या होता है, बटरेस वॉल बोलते हैं। तो इस तरह के ये कुछ फिगर्स होते हैं। इन फिगर्स के अंदर मैंने केवल आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग टाइप की रिटेनिंग वॉल कंसीडर करते हैं। हालांकि सॉइल के अंदर इसका उतना मतलब नहीं है, आपको अलग से पूछा जा सकता है। नाउ लेटरल प्रेशर के केस में मेरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है, वो पर्टिकुलर पॉइंट मेरा ये है कि लेट सपोज दैट एक बैकफिल है ना। मतलब एक जगह मुझे कुछ बैकफिल को रिटेन करवाना था। बैकफिल को रिटेन करवाने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक इस तरीके का एक रिटेनिंग वॉल था, दैट वाज द रिटेनिंग वॉल। और इस रिटेनिंग वॉल के पीछे मुझे एक बैकफिल को रिटेन करवाना था। ये मेरी रिटेनिंग वॉल बनी हुई थी, जिसके पीछे मुझे एक बैकफिल को रिटेन करवाना था, लेट अस सपोज दैट लाइक दैट, ठीक है ना। और इसके पीछे एक बैकफिल भरा हुआ है, ये बैकफिल इसके पीछे भरा हुआ है। बैकफिल मतलब सॉइल। अब अगर ये बैकफिल इसके अंदर भरा हुआ है, तो ये जो पर्टिकुलर सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ये सॉइल के पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर वॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? वो सॉइल के पार्टिकल्स उस वॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ये फोर्स होगा इस वॉल के ऊपर, सॉइल के पार्टिकल्स पर लगेगा, इसे बोलेंगे अर्थ प्रेशर। एंड सिंस इट इज एक्टिंग इन लैटरल डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैटरल अर्थ प्रेशर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैटरल अर्थ प्रेशर। अभी जो लैटरल अर्थ प्रेशर होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो लैटरल अर्थ प्रेशर होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, एक होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक और एक होता है पैसिव अर्थ प्रेशर। एक होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर और एक होता है पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है।
नो सी क्लियरली, पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बेसिक्स बताऊंगा और फिर मैं आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। पहली बात ये कि जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट है, ये मेरा इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ भी रियल में नहीं होता। जो मेरा पैसिव और एक्टिव अर्थ प्रेशर है, ये मेरे एक्चुअल केसेस होते हैं, क्योंकि फील्ड में ये चीजें होती हैं, है ना। देखो क्या होता है, कोई भी चीज कभी रेस्ट रेस्ट में नहीं रहती। इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज रेस्ट में नहीं रहती, उस चीज के अंदर एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है, चाहे वो फॉइल हो चाहे कोई और एलिमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन हर चीज यहाँ पर उसके उसके उसकी स्टेट में, उसके अंदर एक कंटिन्यूस मूवमेंट रहेगा। कभी भी कोई चीज रेस्ट में रह ही नहीं सकती। अगर वो चीज प्लैनेट के ऊपर है तो कुछ भी नहीं रह सकता, कुछ भी। मतलब इवन अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू अ लार्जेस्ट बिल्डिंग, कभी भी कोई भी चीज रेस्ट में नहीं रह सकती। धीरे 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 वो अपने शेप को, साइज को चेंज करती रहती है। कहीं रेट ज्यादा होती है, कहीं रेट बहुत कम होती है, कहीं रेट इतनी ज्यादा होती है कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, जो महाद्वीप हैं, जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, ये लाखों सालों में अपने आप को चेंज करते हैं। जो इंडिया है वो पूरा अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट कट के आया और एशिया को हिट किया, तब ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट एक क्रिएट हुआ। तो जितनी भी चीजें हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहती, हर चीज हमेशा मूवमेंट करती रहती है इस प्लेनेट के ऊपर। वो हमेशा एक कंटिन्यूस चेंज के अंदर सब्जेक्ट होती है। तो अर्थ भी कभी रेस्ट में नहीं रहता। अर्थ के अंदर भी हमेशा अगर हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ मोशन इन्वॉल्व रहता है। कभी कभी भी हम देखेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रहे होते हैं। तो जो पहला केस है वो एक इमेजिनरी केस है, लेकिन पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि हमें क्या टिक करना है, और उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगले दो केसेस हैं वो हमारे एक्चुअल केसेस हैं, उन्हें हमें समझना पड़ेगा, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं आप लोगों को डिटेल में इन चीजों को नहीं बताऊंगा, मैं केवल उनके फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर सिर्फ हमें उन फॉर्मूलों से ही मतलब होगा। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैटरल प्रेशर क्या होता है। हम अर्थ प्रेशर के ऊपर बाद में आएंगे, और अर्थ प्रेशर के ऊपर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज लैटरल प्रेशर। यहाँ पर जिस लैटरल प्रेशर को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, आखिर वो है क्या, है ना। हम लोग लेटरल प्रेशर के थ्रू क्या पता करने वाले हैं। तो मैं एक हेडिंग डालता हूँ, लेटरल प्रेशर, और अपन लेटरल प्रेशर को समझने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद अपन अर्थ के ऊपर चलेंगे, है ना। सी व्हाट इज लेटरल प्रेशर। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो सपोज दैट देयर इज अ पर्टिकुलर वॉल, है ना, और इस पर्टिकुलर वॉल के पीछे एक मटेरियल भरा हुआ है, लाइक दैट। इस पर्टिकुलर वॉल के पीछे एक मटेरियल भरा हुआ है, लाइक दैट, है ना। और उस मटेरियल की जो टोटल हाइट है, उस मटेरियल की जो टोटल हाइट है, let us suppose that h है। इज दैट क्लियर? तो वो जो मटेरियल होगा, वो मटेरियल इस वॉल के ऊपर एक कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? वो जो मटेरियल होगा, वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, सॉइल के, हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो सॉइल है। अगर हम सॉइल मैकेनिक्स ना पढ़ते तो कुछ और होता है, कोई मटेरियल होगा, वो प्रेशर लगाएगा। क्यों लगाएगा प्रेशर? क्योंकि वो फैलने की कोशिश करेगा ना, वो अपने शेप को मेंटेन करके नहीं रख सकता। अगर वो अपने शेप को मेंटेन करके नहीं रख सकता तो वो फैलने की कोशिश करेगा, और अब फैलने की कोशिश करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में एक लोड अप्लाई करेगा। फैलने की डायरेक्शन क्यों करेगा, फैल, फैलने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर एक वेट लग रहा है ना। अगर हम यहाँ देखेंगे तो उसका वेट कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे की तरफ। और ये वेट वेट क्या करना चाहता है, इसको फैलाना चाहता है ना, लेटरली। और क्योंकि वो फैलाना चाहता है, वो दीवार उसको फैलने नहीं दे रही है, दीवार उसको फैलने नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेटरल प्रेशर जनरेट हो रहा है। क्लियर? नाउ सी क्लियरली, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर केस को देखते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर प्रेशर इस वॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये जो हमारी वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये जो प्रेशर एक्ट कर रहा है, इस प्रेशर को अगर मैं एक पर्टिकुलर इस प्रेशर को अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दिखाना चाहूँ, तो मैं क्या दिखा सकता हूँ, इक्विवेलेंट प्रेशर। और इक्विवेलेंट प्रेशर कहाँ काम करता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। इक्विवेलेंट प्रेशर कहाँ काम करता है? इक्विवेलेंट प्रेशर काम करता है सीजी के ऊपर। एग्जैक्टली हो ना। तो इसकी सीजी कहाँ आएगी? इसकी सीजी आएगी, इसकी सीजी आएगी नीचे से h/3 पर, यहाँ पर। और ये प्रेशर का डायग्राम कैसा बनेगा? इस प्रेशर का डायग्राम बनेगा इस तरीके का, ट्राइंगुलर।
क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वजन क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वजन क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। ऐसा क्लियर हो नोट। तो यहाँ पर मेरा ये नेट प्रेशर काम करने लगेगा, जिसको मैं किस नाम से जान रहा हूँ, जिसको मैं पीएच के नाम से जान रहा हूँ, दैट इज प्रेशर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल। अच्छा, जिन बच्चों को अभी इसके अंदर दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों को ये क्लियरली नहीं पता है, उन बच्चों को मैं थोड़ी सी कुछ चीजें और क्लियर कर देता हूँ, सो दैट उनको अच्छे से ये सब चीजें समझ में आ जाए। हालांकि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन कभी भी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर अगर हम लेटरल प्रेशर को निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो लेटरल प्रेशर होता है वो ड्राइव कहाँ से होता है, वो ड्राइव होता है वर्टिकल प्रेशर के साथ। जो लेटरल प्रेशर होता है वो हमेशा ड्राइव होता है वर्टिकल प्रेशर के साथ। वर्टिकल प्रेशर का वो क्या रहता है, हमेशा प्रोपोर्शनल रहता है। कभी भी किसी भी होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर अगर आप बात करेंगे तो मैं लेटरल प्रेशर को क्या नाम दे रहा हूँ, पीएच, है ना। मैं लेटरल प्रेशर को क्या नाम दे रहा हूँ, पीएच। और मैं वर्टिकल प्रेशर को क्या नाम दे रहा हूँ, पीवी। वर्टिकल प्रेशर क्या है, वर्टिकल प्रेशर क्या है, वर्टिकल प्रेशर है वेट ऑफ सॉइल, है ना। तो यहाँ पे मुझे पीएच वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे पीएच की वैल्यू मिल जाएगी एक कांस्टेंट के साथ पीवी। मेरी बात समझ में आ रही है। व्हाट इज के, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as lateral प्रेशर कोफिशिएंट, है ना। नाउ सी पीवी की वैल्यू क्या होती है बेटा, पीवी की वैल्यू किसी भी हाइट पर हम क्या जानते हैं, गामा इंटू एच। अब इस वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि जब मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ाया था तब ये वाली पूरी चीज मैंने आपको बहुत से समझाई थी कि अगर आप किसी भी लेवल पर वर्टिकल वेट निकालते हैं तो वेट क्या होता है, यूनिट वेट इंटू हाइट, है ना। ये चीज तो मैंने आपको बहुत चीज समझाई थी। अब अगर ये यूनिट वेट इंटू हाइट है, अगर ये यूनिट वेट इंटू हाइट है, तो मैं पीएच की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, मैं पीएच की वैल्यू लिख सकता हूँ के इंटू गामा एच। इज क्लियर नोट। मैं क्या लिख सकता हूँ, के इंटू गामा एच। इज क्लियर नोट। तो ये मेरा फाइनल मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा कि पीएच इक्वल टू के इंटू गामा एच होता है। अब ये एच के फंग कैसे डिपेंड कर रहा है, ये एच के फंग कैसे डिपेंड कर रहा है, ये एच के फंग पावर एक के साथ डिपेंड कर रहा है। देखिए एच की पावर कितनी है, एक। तो मतलब कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर, लीनियर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही है। तो अगर आप प्रेशर बनाना चाहोगे तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनेगा एच वेट के अंदर, ऐसा। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती आप लोगों को, ऐसा बनेगा। क्यों, नाउ सी ये नीचे कितना होगा, नीचे होगा, मैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, के इंटू गामा एच। ऊपर कितना होगा, एच की वैल्यू जीरो, तो ऊपर कितना हो जाएगा, जीरो। और धीरे 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 लिनियरली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटरल प्रेशर। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, क्योंकि एच के साथ पावर वन की फंग बढ़ रहा है, तो एच की फंग लीनियर है। जैसे जैसे एच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लीनियरली प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। अब इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कहाँ काम करेगी, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू काम करेगी ट्राइंगल की सीजी पर, आया ना। तो ट्राइंगल की सीजी कहाँ आती है, नीचे से एच बाई थ्री पर। ट्राइंगल की जो सीजी होती है वो ट्राइंगल की सीजी कहाँ से आती है, नीचे से एच बाई थ्री पर। और ये जो पर्टिकुलर प्रेशर होगा, इस प्रेशर को मैं पी एच के नाम से जानता हूँ, पी एच इक्विवेलेंट। कि ये पी एच इक्विवेलेंट मेरी वैल्यू है। दैट इज द पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर कैसे एक्ट करता है, पूरी की पूरी दीवार एक्ट कर रहा है, पर मैं उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू ले रहा हूँ। उसको एक पॉइंट पर सीजी पर मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू एक्ट करती है। देयर इज अ क्वेश्चन देन यू मे आस्क, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन यू मे आस्क, अदरवाइज फिर मैं इन कुछ चीजों को मिटा के फिर आगे बढ़ूंगा और पीएच की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, पीएच इक्विवेलेंट की। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना, आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेज हैंड का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है।
ओके ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। नाउ सी, अभी मुझे पीएच इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पीएच इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पीएच इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा, बोर्ड के ऊपर देखेंगे। व्हाट इज पीएच इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट प्रेशर ऑन वॉल ऑन सीजी। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का कैसा है, लीनियर है, तो क्या कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए। एवरेज क्या होगा, जीरो से लेके कहां तक वेरी कर रहा है, के इंटू गामा एच तक, अपॉन क्या आ जाएगा, 2। व्हाट इज पीएच इक्विवेलेंट? दैट इज के गामा एच बाई 2। एग्जैक्टली और नॉट, कितनी वैल्यू हो जाएगी, के गामा एच बाई 2, इट इज फॉर पीएच इक्विवेलेंट। एग्जैक्टली। तो सपोज दैट मुझे फोर्स पता करना है ना, मुझे फोर्स पता करना है। तो अगर मुझे फोर्स पता करना है तो मैं फोर्स भी पता कर सकता हूँ। फोर्स कैसे पता करूंगा, सब बच्चे जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है। सब बच्चे जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है। फोर्स इक्वल्स टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इक्वल्स टू होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो मैं एफ एच मतलब हॉरिजॉन्टल कितना लिख सकता हूँ, पी एच इक्विवेलेंट इनटू एरिया। कौन सा एरिया, थ्रू विच प्रेशर इज एक्टिंग। थ्रू विच प्रेशर इज एक्टिंग है ना। तो एफ एच इक्वल्स टू ये कितना हो गया, के इंटू गामा एच अपॉन 2। एरिया बताइए कितना है, एरिया बताइए कितना है, किस एरिया के थ्रू प्रेशर एक्ट कर रहा है, जल्दी से फास्ट। एरिया बताइए कितना है, लिख के चैट बॉक्स के अंदर, किस एरिया के थ्रू प्रेशर एक्ट कर रहा है। अंकित, किस एरिया के थ्रू प्रेशर एक्ट कर रहा है बेटा। बिल्कुल, हाइट इंटू यूनिट, करेक्ट आंसर था। क्योंकि ये जो हाँ बिल्कुल, ये जो हमने बिल्कुल सही है, सब बच्चे बिल्कुल जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि प्रेशर एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, प्रेशर एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एक बात हमेशा याद रखो अच्छे से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अ, हमने हाइट तो हमें क्लियरली दिख रही है, लेकिन जो दीवार की लेंथ होगी, हाइट इंटू लेंथ और प्रेशर एक्ट, ट्राइंगल मत बोलना, ट्राइंगल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। प्रेशर एक्ट करना है दीवार के ऊपर, तो दीवार में जिस एरिया के अक्रॉस एक्ट कर रहा है हमें वो एरिया लेना है। तो किस एरिया के अक्रॉस ले रहा है, हाइट इंटू लेंथ ऑफ वॉल। लेंथ ऑफ वॉल कितनी मानी जाती है, यूनिट। तो कितना हो जाता है, हाइट इंटू 1। ये 1 क्या है, ये 1 है यूनिट लेंथ ऑफ वॉल, है ना। तो यहाँ पे मुझे मेरा फाइनल आंसर क्या मिलता है, मुझे फोर्स की वैल्यू मिलती है के गामा एच स्क्वायर बाई 2। के गामा एच स्क्वायर बाई 2। सो दैट इज माई फाइनल कंसिडरेशन। मुझे फोर्स निकालना था और प्रेशर निकालना था, तो मैंने उन सभी वैल्यूज को निकाल लिया। अगर मैं इक्विवेलेंट प्रेशर की वैल्यू देखता हूँ तो मेरी इक्विवेलेंट प्रेशर की वैल्यू निकल के आती है के इंटू गामा एच बाई 2। और अगर मुझे फोर्स की वैल्यू देखनी होती है तो मेरी फोर्स की वैल्यू आती है के गामा एच स्क्वायर बाई 2। दोनों वैल्यूज मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने हैं, और दोनों वैल्यूज को आप लोग बहुत अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ सकते हैं। इसका क्लियर हो नॉट? इफ देयर इज अ डाउट देन यू मे आस्क। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरे बेसिक्स बताए हुए हैं। अगर आपको बेसिक्स से कोई लेना देना नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला
दीवार के ऊपर लेटरल डायरेक्शन में। और पीएच का फॉर्मूला के क्या होता है, कैसे निकलता है, ये हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। के कैसे निकलेगा, क्या होगा, थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। अभी के लिए हम लोग केवल प्रेशर और फोर्स के फॉर्मूले याद करने, नथिंग एल्स, है ना। हमें केवल प्रेशर और फोर्स के फॉर्मूले याद करने हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है, मैं इस चीज को मिटा देता हूँ। कोई कुछ पूछना चाह रहा है शायद? नहीं, ठीक है। नो सी, तो फाइनली हमको दो वैल्यूज मिलती हैं जो हमको आगे के लिए याद रख के चलनी है ना। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं कि इक्विवेलेंट प्रेशर इन लेटरल डायरेक्शन, तो वो हमको मिलता है पी एच इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के इंटू गामा एच बाई टू, नथिंग इज रॉन्ग। और अगर मैं इक्विवेलेंट फोर्स की बात करता हूँ, वॉल, तो वो मुझे एफ एच मिलता है के इंटू गामा एच स्क्वायर बाई टू। ऐसा क्यों होगा? तो मेरे ख्याल से ये चीज सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, और इसके अंदर किसी को कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, है ना। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, है ना, और आगे चल के अब मैं ये जो तीन केसेस हैं, इन तीन केसेस को मैं एक एक करके कंसिडर करूंगा, और इन तीन केसेस को मैं एक एक करके समझने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए इन तीन केसेस को मैं एक एक करके समझने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं अपना। फर्स्ट केस हमसे क्या बोलता है? फर्स्ट केस हमसे बोलता है कि मेरी जो अर्थ है वो अर्थ मेरी रेस्ट में है, और मेरी अर्थ में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते, मेरी अर्थ में कोई भी चेंज नहीं होते। केस वन, अर्थ इज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या लिख दी जाए कि इट इज एन imaginary case since earth never remains in, अर्थ क्या, कोई चीज कभी रेस्ट नहीं है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी भी रेस्ट में रह ले। तो बहुत क्लियर सी बात है कि ये एक हमारा इमेजिनरी केस होगा, और ऐसा कोई भी केस कभी भी हम लोग के सामने पेपर के अंदर या कभी भी कहीं भी किसी भी जगह में हम लोग देखेंगे तो हम लोग के सामने कभी भी पूछने के लिए नहीं आएगा, है ना। कभी भी हम लोग से ऐसा केस नहीं बोला जाएगा कि अर्थ रेस्ट में होगी, न्यूमेरिकल नहीं आएगा बेसिकली। हाँ, के की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो वो के की वैल्यू मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि के की वैल्यू कितनी होती है, और वो के की वैल्यू आप लोगों को थोड़ा सा समझना भी पड़ेगी कि के की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकलती है, क्या होता है ना। तो रेस्ट की कंडीशन तो बहुत क्लियर है। रेस्ट की कंडीशन का मतलब है कि अर्थ कहीं भी मोशन नहीं कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में अर्थ मूव नहीं कर रही है, अर्थ जैसी है वैसी वो रेस्ट में मौजूद है, ठीक है। नाउ सी, जो चेंज होता है वो क्या होता है? जो लेटरल प्रेशर का कोफिशिएंट होता है, जो चेंज होता है उसे अपन लोग यहाँ पर मार्क कर देते हैं कि the lateral pressure coefficient in this case is known as is known as
प्रेशर कोफिशिएंट या lateral earth pressure coefficient at rest and denoted by K नॉट। और जो K नॉट का वैल्यू रहेगा वो K नॉट का वैल्यू दिया जाता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। जो K नॉट का वैल्यू रहेगा वो K नॉट का वैल्यू दिया जाता है म्यू माइनस 1 माइनस म्यू, दैट्स इट। और वेयर म्यू इज द पॉइजन रेशियो। और देयर का डेरिवेशन, बट वो आपके काम का नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ आपको। म्यू द पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की वैल्यू मेरे ख्याल सब लोग जानते होंगे, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। उससे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पॉइजन रेशियो आप सभी ने पढ़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर हम लोग पी एच को देखना चाहेंगे, दैट इज प्रेशर, तो पी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी एच की वैल्यू हो जाएगी के नॉट गामा इंटू एच बाई 2, और एफ एच फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के नॉट गामा एच स्क्वायर बाई 2। आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना? तो ये दोनों चीजें आप यहाँ से पता कर पाएंगे। केवल आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। वेट निकालना आपको आता है, गामा इंटू एच आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो केवल पॉइजन रेशियो की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। आप केवल पॉइजन रेशियो की वैल्यू पता कर लीजिए। अगर आपको पॉइजन रेशियो की वैल्यू समझ में आती है, देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं, है ना? लेटरल अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट की रेस्ट में वैल्यू पता करनी है आपको। अगर आपको वैल्यू पता पड़ती है तो फिर आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे, है ना? अच्छा, दूसरी बात, ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये पीएच और एफएच मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखे हुए हैं, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और अगर आपसे पूछी जाती है कि जो सिग्मा एच होगा, या फिर मैं प्रेशर को स्ट्रेस के टर्म्स में दिखा रहा हूँ ना, कई बार ये लोग इस तरह से पूछ लेते हैं कि जो सिग्मा एच होगा वो सिग्मा एच इक्वल्स टू डेफ डेफ इंटू सिग्मा वी है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी अगर रेस्ट का टर्म है? तो यही तो के नॉट होता है, तो कितना होगा? म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, है ना? ये सिग्मा से किसको दिखा देते हैं? रेस्ट को दिखा देते हैं। सिग्मा से किसको दिखा देते हैं? रेस्ट को दिखा देते हैं ना, स्ट्रेस को दिखा देते हैं। सिग्मा से स्ट्रेस को दिखा देते हैं। के नॉट रेस्ट में स्ट्रेस का हम लोग को रिलेशनशिप बता रहा है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, है ना, अपने दिमाग के अंदर, कि ये म्यू माइनस 1 माइनस म्यू होता है के नॉट की वैल्यू, है ना? सिग्मा एच क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। सिग्मा वी क्या है? वर्टिकल स्ट्रेस। तक इस चीज को मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई डाउट है नहीं, किसी को कुछ पूछना नहीं है। तो इसको पूरे को मैं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसा आता है? अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा तो न्यूमेरिकल कैसा पूछेगा कि देयर इज अ वॉल, एक इस तरह की वॉल है और इसके पीछे एक बैकफिल है। वॉल की जो हाइट है वो हम लोगों को दी हुई है, और इसके पीछे जो बैकफिल है उस बैकफिल की हाइट भी हम लोगों को दी हुई है। देख लो ना, क्वेश्चन हम लोग को कैसा पूछ रहा है? इसके पीछे यहाँ पर एक ये बैकफिल भरा हुआ है, और ये जो हाइट है ये हाइट 10 मीटर है, और ये वाली जो हाइट है ये वाली हाइट 8 मीटर है। ये यहाँ पर अर्थ रेस्ट में है, अर्थ इज एट रेस्ट, ऐसा क्लियर होगा? और बोलता है कि म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू 0.25 है। द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.25। फाइंड द lateral force on wall for यूनिट लेंथ। वॉल की यूनिट लेंथ के लिए फोर्स निकाल के बताइए कितना होगा, है ना? वॉल की यूनिट लेंथ के लिए फोर्स निकाल के बताइए कितना होगा। गामा की वैल्यू उसने आपको 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई है। गामा की जो वैल्यू है वो उसने आपको 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई है। दैट्स इट। आपको फोर्स निकाल के बताना है कि दीवार के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा।
विवेक तुमने कैलकुलेटर चलाया है क्या? तुमने कैलकुलेटर चलाया है विवेक? सोनम कैलकुलेटर चलाया है? करेक्ट आंसर 213 है ना। अगर अपन फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के नॉट इंटू गामा एच स्क्वायर बाई 2। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई हुई है। प्रेशर होता तो वो भी आप निकाल सकते थे आराम से। तो आपको फोर्स निकालना है, लेटरल फोर्स आपको निकालना है ना। लेटरल फोर्स निकालने के लिए, लेटरल फोर्स निकालने के लिए हमने के नॉट की वैल्यू लिखी है, तो के नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.25 अपॉन 1 माइनस 0.25। और यहाँ क्या हो जाएगा? 20 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको एक उससे तो काट दो, तो कितना हो जाएगा? 4। और एक 8 8 ही बचेगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 0.25 अपॉन 0.75। इसको भी काट दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? 20 इंटू 4 इंटू 8 और अपॉन क्या मिलता है? 3। ठीक है ना। तो इनको आप मल्टीप्लीकेशन कर लो। इनका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 160 और 4 और है, और अपॉन क्या लिख लीजिए? 3 लिख लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको 160 काट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5 15 और 3 3 3 3 इंटू 4। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 1 12 13 3 1 और 20 और कितना निकल के आ रहा है? 1। तो 213.2 किलो न्यूटन का आंसर। ये क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये कैलकुलेटर बाजी छोड़ दीजिए थोड़ा सा, अगर आप लोगों को व्यापम समझने की तैयारी करना है तो। और अगर आप लोगों को व्यापम समझने के अलावा गेट वेट की तैयारी करना है, देन इट्स ओके, आप लोग कैलकुलेटर चला सकते हैं, है ना। अगर व्यापम की तैयारी करना है तो कैलकुलेटर थोड़ा सा छोड़ के रखें, कैलकुलेटर को हाथ ना लगाया करें। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, जो मैंने आपको बताए उसमें भी थोड़ी पूछी जाती है। तो वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई गई होगी पूरी। और जो आंसर है वो आप इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई ये कैलकुलेटर वाली कैलकुलेशन नहीं है ना। अगर हम इंजीनियरिंग कर चुके हैं और इंजीनियरिंग करके इतने बड़े हम लोग इतना कुछ हम लोगों ने सीखा है इंजीनियरिंग के अंदर, तो फिर आप उस चीज को अपने हाथ से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें कैलकुलेटर की कोई जरूरत है नहीं, है ना। मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है कि कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। कई बच्चों ने लगभग लगभग आंसर निकाल लिए हैं। कई बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि बाकी लोग तो निकाल ही जाएंगे। उनको शुभकामनाएं पेपर के लिए, बहुत बहुत। आगे चलते हैं और नेक्स्ट केस लेते हैं अपना, है ना। केस 2। केस 2 है एक्टिव केस, एक्टिव प्रेशर केस। एक्टिव प्रेशर के केस के अंदर क्या होता है? एक्टिव प्रेशर के केस के अंदर क्या होता है? देखिए, अर्थ मूव टुवर्ड्स द वॉल। अर्थ मूव टुवर्ड्स द वॉल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुवर्ड्स द वॉल? टुवर्ड्स द वॉल का मतलब है कि लेट अस सपोज दैट ये मेरी दीवार थी और इसके पीछे मैंने अर्थ भरी हुई थी। अब क्या होगा? इस अर्थ के अंदर जिसका वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा, जो इसका वजन है वो इसका वजन नीचे की तरफ काम करेगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। इसका क्लियर? बेसिकली इसका जो वजन है वो नीचे की तरफ काम करेगा और इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो दूसरी डायरेक्शन में काम करेगा, है ना।
मेरी आवाज आ रही है विकास जी? जी सर, आ रही है अब। नाउ सी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल की तरफ सॉइल जाने की कोशिश कर रही है। ये केस बहुत आसान होता है, इस केस के अंदर इतनी दिक्कत नहीं होती। अगला केस थोड़ा टिपिकल होता है, उसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये केस बहुत आसान है, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी समस्या होगी नहीं, है ना। आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छे से आपको क्लियर आएगा कि अगर वेट नीचे की तरफ लगेगा तो वेट के नीचे की तरफ लगने से जो सॉइल होगी वो लेटरल डायरेक्शन में फैलने की कोशिश करेगी। तो अगर इसका वेट नीचे की तरफ आएगा तो सॉइल कहाँ जाएगी? इस साइड यहाँ जाएगी और इस साइड यहाँ जाएगी, और इस साइड यहाँ जाएगी। तो मतलब अगर हम वॉल की साइड देखें तो वॉल की साइड देखें तो किस साइड जा रही है? वॉल की तरफ जा रही है। तो किसको धक्का देगी? वॉल की तरफ धक्का देगी। तो अर्थ मूव टुवर्ड्स दी वॉल। वॉल क्या कर रही है? अर्थ की तरफ मूव, जो हमारी अर्थ है वो वॉल की तरफ मूव कर रही है। इज दैट क्लियर नॉट? या फिर इस केस को मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, है ना। इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, है ना। अगर आपको वॉल के मूवमेंट के टर्म्स में लिखना है तो इसको लिखने का एक तरीका और होता है। आप कई लिटरेचर में इसको इस तरीके से लिखा हुआ देखेंगे कि ये चीज लिखी होगी, in that particular case wall moves away from the earth, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर जो वॉल के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा, वॉल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा मतलब कैसा? जो इस तरीके का ये जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। इस तरीके का जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये डिफ्लेक्शन क्या करेगा? वॉल को अवे फ्रॉम दी फिल ले जाएगा। मतलब जिस साइड फिल भरा हुआ है उससे दूर की तरफ जाएगी, है ना। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वॉल मूव्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। इज दैट क्लियर और नॉट? तो दैट इज नोन एज द एक्टिव केस। एक्टिव केस बहुत आसान केस होता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से वाला केस सॉल्व होता है और बहुत इजीली आप इस केस को सॉल्व करके यहाँ पर अपने प्रेशर की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। बस यहाँ पर भी आपको सीधे सीधे वैल्यू याद रखनी होगी। हाउएवर उसका एक डेरिवेशन है, जो डेरिवेशन शेयर स्ट्रेंथ के कंसेप्ट से होता है। जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 के बीच में रिलेशनशिप के फॉर्म में बताया था कि सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 5 प्लस 2 सी 10 5/4 प्लस 5/2, 10 को 5/4 प्लस 5/2। मैंने इस तरीके से आप लोग बताया था। तो उसके थ्रू हम लोग बड़ी आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं, इसका क्लियर होना। लेकिन मैं आप लोगों को सीधे सीधे उसका वैल्यू लिखवाऊंगा क्योंकि उसका कोई लॉजिक हम लोगों के लिए नहीं है। तो जो यहाँ पर मेरा जो प्रेशर होगा, जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे लगाता हूँ क्योंकि ट्रायंगुलर वेरिएशन होते हैं। यहाँ पर जो मेरा प्रेशर होगा और उस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? उस प्रेशर की वैल्यू होगी पी ए। पी ए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्टिव केस का प्रेशर है ना। पी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के ए। के ए क्यों बोल रहा हूँ? के ए इसलिए बोल रहा हूँ, के ए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रेशर मेरा निकलेगा ये एक्टिव केस में निकलेगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो भी क्या होगा? एक्टिव केस का कोफिशिएंट होगा, इनटू क्या हो जाएगा? गामा एच बाई 2। क्लियर होना। और अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? मेरा फोर्स हो जाएगा एफ ए। एफ इक्वल्स टू हो जाएगा के ए गामा एच स्क्वायर बाई 2, है ना। तो ये दोनों चीजें इस तरीके से बन जाएंगी। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात सिर्फ एक है और वो है वैल्यू ऑफ के। इसका क्लियर हो नॉट? वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि द अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट in this case is known as lateral active earth pressure coefficient. And denoted by के ए। और के ए की जो वैल्यू होगी वो के ए की वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे? अब के ए की वैल्यू लिखने के दो तरीके होते हैं कि के ए की वैल्यू या तो आप किसके टर्म्स में लिख दीजिए, tan ए के टर्म्स में लिख दीजिए, या फिर उसके टर्म्स में लिख दीजिए, sin के टर्म्स में लिख दीजिए। तो दो तरीके होते हैं। मैं साइन वाली वैल्यू को प्रेफर करता हूँ क्योंकि मोस्टली अगर आप कहीं भी देखते हैं तो आपको ये साइन वाली वैल्यू ही लिखी हुई दिखाई देती है। तो के ए की वैल्यू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई निकल करके आती है। क्लियर हो? तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू निकल जाएगी। फाई क्या है? इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगेन
pi is the internal angle of friction. Is that clear? So that is what k equals to 1 minus sin pi upon 1 plus sin pi है ना। और इस चीज को हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एक्टिव अर्थ प्रेशर है जब वॉल अर्थ से दूर की तरफ मूव करेगी, जब वॉल अर्थ से दूर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव केस। अर्थ वॉल को धक्का देने की कोशिश करेगा बाहर की तरफ, है ना, और उसका डिफ्लेक्शन जैसा मैंने फिगर के अंदर दिखाया हुआ है इस तरह से उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा। दैट इज नोन एज एक्टिव केस। देख लो ना, इफ देयर इज अ क्वेश्चन देन यू मे आस्क, नहीं तो फिर हम लोग अपने आखिरी केस के ऊपर चलेंगे, दैट इज व्हाट पैसिव केस। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन आप लोगों का है नहीं खास, तो मैं अपने आखिरी केस के ऊपर मूव करता हूँ, दैट इज पैसिव केस। सी क्लियरली, जो मेरा अगला केस होगा दैट इज पैसिव प्रेशर केस, केस नंबर 3 और लास्ट केस। इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल केस होता है समझने के हिसाब से। बॉल मूव टुवर्ड्स दी अर्थ, जो मेरी बॉल होगी वो अर्थ की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। अर्थ की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी मतलब जो बॉल का डिफ्लेक्शन होगा ना, तो डिफ्लेक्शन ऐसा होगा। इतना डिफ्लेक्शन नहीं होता, ये मैं केवल आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना डिफ्लेक्शन बता रहा हूँ, है ना। जो वॉल होगी वो मेरी अर्थ की तरफ मोशन करेगी, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, पैसिव केस, है ना। यहाँ पर जो मेरा प्रेशर का कोफिशिएंट होगा उसको मैं बोलूंगा लेटरल पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, और उसको कैसे दिखाऊंगा, उसको के पी से दिखाऊंगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जब उल्टी हो जाती है, 1 प्लस साइन पाई अपन 1 माइनस साइन पाई, और कोई अंतर नहीं होता, वैल्यूज बिल्कुल सेम रहती हैं। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो वो जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वैल्यू हम लोग पहले पी ए से दिखाते थे, और अब हम लोग किसे दिखाने लगेंगे, पी पी से दिखाने लगेंगे। और जो मेरे प्रेशर की वैल्यू है, मेरे प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी पी इक्वल्स टू के पी इंटू गामा एच बाई 2, और जो मेरा एफ पी हो जाएगा, एफ पी की वैल्यू हो जाएगी के पी इंटू गामा एच स्क्वायर बाई 2। So everything is same. The only difference is that कि जो हमारी बॉल है वो अर्थ की तरफ मूव कर रही है, अर्थ की तरफ जा रही है। नाउ सी, अब ऐसा होता क्यों है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अर्थ के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, वो अर्थ के अंदर प्रेशर तो इसी डायरेक्शन में डेवलप होगा। अर्थ की तरफ जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इसी डायरेक्शन में डेवलप होता है। मतलब हम देखेंगे तो अपनी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं लेफ्ट वर्ड साइड में जो एरो का निशान बनाया हुआ है, उस एरो की तरफ ही अर्थ के अंदर प्रेशर डेवलप होगा। ये वाली बात तो एकदम सही है, वॉल चाहे यहाँ जाए, वॉल चाहे वहां जाए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वॉल कहाँ जा रही है। जो अर्थ का प्रेशर होता है वो अर्थ का प्रेशर तो दीवार की तरफ ही डेवलप होता है हमेशा। अगर हम कभी भी लेटरल प्रेशर की बात करते हैं तो दीवार की तरफ ही डेवलप होता है। इस पर्टिकुलर केस में अंतर इतना होता है कि जो हमारी वॉल होती है वो हमारी वॉल दीवार की साइड में झुक जाती है। वो हमारी जो दीवार होती है, हमारी वॉल होती है, सॉइल की साइड में झुक जाती है। वो वॉल सॉइल की साइड में आ जाती है, क्योंकि ऊपर सॉइल के अंदर श्रिंकेज की कंडीशंस डेवलप हो जाती है।
और ऊपर सॉइल के अंदर अगर श्रिंकेज के टॉप लेयर्स में श्रिंकेज की कंडीशंस डेवलप होंगी तो वो जो वॉल होगी वो मूव कर जाएगी हमारी सॉइल की तरफ, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ का मटेरियल है उसकी तरफ वो पर्टिकुलर वॉल मूव कर जाएगी ताकि उसके शेयर को मोबिलाइज करने के लिए। तो अगर वॉल हमारे सॉइल की तरफ मूव कर गई तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को ज्यादा कर देगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पैसिव प्रेशर और एक्टिव प्रेशर, इन दोनों में से ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होगी? तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है दोनों प्रेशर्स का। अगर हम पीपी और पीए का फॉर्मूला देखते हैं तो दोनों का फॉर्मूला एकदम सेम होता है ना। नाउ सी क्लियरली, अगर मैं केपी और के में से पूछूं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है, तो मेरे ख्याल से हर कोई बता सकता है कि सर के की वैल्यू कम है और केपी की वैल्यू ज्यादा है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं के पी का फॉर्मूला देखता हूँ तो उसमें ऊपर साइन 5 प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है। तो के में उल्टा हो जाता है, ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है। और फाई की वैल्यू अगर मैं सेम रखूं तो मैं बोल सकता हूँ के हमेशा छोटा होगा, केपी हमेशा बड़ा होगा। केपी हमेशा बड़ा होगा तो एक बात हमेशा याद रखिए कि पीपी हमेशा बड़ा होगा, पीए हमेशा छोटा होगा। मैं भी आपको नोट करके लिखवा भी रहा हूँ इन बातों को, है ना। पीपी हमेशा बड़ा होगा, पीए हमेशा छोटा होगा। तो मतलब पैसिव केस में प्रेशर ज्यादा लगता है दीवार के ऊपर। ज्यादा क्यों लगता है? सॉइल तो अपना प्रेशर लगा ही रहा था वजन की वजह से, लेकिन अब क्या हो गया, दीवार भी कहाँ झुक गई? दीवार भी कहाँ झुक गई? सॉइल की तरफ। तो उसने सॉइल के ऊपर एक प्रेशर लगाया, सॉइल क्या करेगी, उसको भी एडजस्ट करेगी। तो अपने वजन की वजह से तो प्रेशर लगा ही रही थी, प्लस दीवार के झुकने की वजह से उसको और प्रेशर लगा रही थी, भाग यहाँ पे, दूर दूर जाए यहाँ से। इज क्लियर और नॉट? तो इसीलिए जो पैसिव केस का प्रेशर होता है वो बड़ा प्रेशर होता है, एक्टिव केस का जो प्रेशर होता है वो छोटा प्रेशर होता है। मोस्टली जो हमको ऑब्जर्व होता है वो एक्टिव केस ही ऑब्जर्व होता है। पैसिव केस बहुत रेयर होता है, बहुत कम देखने के लिए मिलता है हमको नेचुरली, लेकिन मिलता है। अगर ऊपर की सॉइल में संकेत जा रहा है और जो वॉल है वो अगर सॉइल की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है तो फिर वहां पर हम लोगों को पैसिव केस भी मिलता है, हम लोग वहां पर पैसिव केस भी देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं इन दोनों केसेस को कंपेयर करता हूँ और इन दोनों केसेस के बारे में कंबाइन बात करने की कोशिश करता हूँ, है ना। मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन इसका है नहीं, कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में उसमें लूंगा। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, है ना, व्हाट कंपैरिजन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव केस, तो दोनों में अंतर केवल कितने का है, के और केपी का। के की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन फाइव, और 1 प्लस साइन फाइव। के पी की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस साइन फाइव अपन 1 माइनस साइन फाइव। अभी अगर हम इन दोनों फॉर्मुलों को देखेंगे तो इन दोनों फॉर्मुलों को देखने से हमें एकदम क्लियर हो जाता है, हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि जो के ए होगा वो के पी से हमेशा छोटा रहेगा। हाँ, कंडीशन एक जरूर है कि फाई की वैल्यू शुड बी सेम। ये चेंज नहीं हो सकता, फाई सेम रहेगा तो के हमेशा के से छोटा रहेगा, और के भी छोटा रहेगा तो हमेशा जो हमारा पी ए होगा वो पीपी पे छोटा रहेगा। बात समझ में आती नहीं आती? एक बात, दूसरी बात, नोट के अंदर एक बात और याद रखनी पड़ेगी। क्या बात याद रखनी पड़ेगी? कि अगर हम के और केपी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। करके देख लीजिए, 1 माइनस साइन फाइव से 1 माइनस साइन फाइव कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन फाइव प्लस 1 प्लस साइन फाइव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता पड़ता है कि के और केपी एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। के और केपी जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ऐसा क्लियर होना? तो यहाँ से मेरे ख्याल से इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में क्लियर कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से ये सब चीजें समझ में आ सकती है। नाउ जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप उससे पूछ सकते हैं और मैं आपके उन क्वेश्चन को ले सकता हूँ। आपको जो भी यहाँ पर दिक्कत होती है उन क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। If there is question then you may ask.
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको और याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एक तो ये जो पूरी के पूरे केस थे, है ना, 3 केस जो हमने डिस्कस किए, है ना, these 3 cases were given by रैंकाइन। ये रैंकाइन महोदय ने दिए थे। आज आपकी सॉइल की सेकंड लास्ट क्लास है, कल आपकी सॉइल मैकेनिक्स की लास्ट क्लास रहेगी, है ना, सॉइल मैकेनिक्स की। उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्लो और जो छोटे छोटे हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को हम उसमें खत्म करेंगे, है ना। तो सॉइल मार्क रिवीजन कर लें आप लोग, आपकी सॉइल मार्क में तकरीबन हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये जो 3 केसेस हैं ये रैंकाइन ने दिए थे, एक बात। और दूसरी बात कि ये तीनों के तीनों केसेस, है ना, ऑल दी 3 केसेस, 3 केसेस आप समझ रहे हैं कौन कौन से? ऑल दी 3 केसेस आर वैलिड फॉर कोहेजनलेस सॉइल ओनली। व्हाई कोहेजनलेस सॉइल? आपने देखा होगा इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में कहीं भी सी की बात नहीं की गई, केवल किसकी बात की गई है? पाई की बात की गई है। इन टर्म्स ऑफ क्या दिए गए हैं? पाई दिए गए हैं। बात समझ में आती नहीं आती? तो ये केसेस किसने दिए थे? रैंकाइन ने दिए थे, पहली बात जो आपको याद रखनी। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या रखना है कि ये केवल और केवल कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही वैलिड है, और किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के लिए ये केसेस वैलिड नहीं होते, और किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के लिए ये केसेस वैलिड नहीं होते। ऐसा क्लियर हो ना? रैंकाइन की थ्योरी के सर्टेन अजम्पशंस होते हैं, तो वो कुछ अजम्पशंस आपको याद रखने पड़ सकते हैं, है ना। तो वो अजम्पशंस मैं आपको आज के नोट्स के अंदर एक स्लाइड में लिख करके पूरे दे दूंगा। तो उन नोट्स के थ्रू आप उन अजम्पशंस को चाहे तो याद रख सकते हैं, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, अजम्पशंस उतने महत्वपूर्ण नहीं है ना। केवल थ्योरी के अंदर जो के और केपी की वैल्यूज थी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको लेटर में पूरा बताया हुआ है ना। So the Rankine theory is applicable only for cohesionless soil, और ये जो के और केपी की वैल्यूज थी, इस तरह से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोहेजनलेस सॉइल को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए कोहेजनलेस सॉइल तो आएगी नहीं, क्लियर सी बात। हमारे लिए तो किसी भी टाइप की सॉइल आएगी, है ना। और सपोज दैट हमारे लिए कोहेसिव सॉइल आ गई, हमारे लिए कोहेसिव सॉइल आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका हमें अब एक थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, बेल्स थ्योरी, है ना। बेल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने क्या किया? वेल मॉडिफाइड दी रैंकाइन्स थ्योरी to make it applicable for cohesive soils also. वो बता रहा हूँ विवेक, पाई और सी के केस में ये बेल की थ्योरी लगती है। अगर सेल के सॉइल के अंदर थोड़ा भी कोहेजन है तो बेल की थ्योरी लगती है। फिर प्योर कोहेजन के लिए भी सही है, और जनरल सॉइल के लिए बेल की थ्योरी लगती है ना। अब बेल की थ्योरी क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब बेल की थ्योरी क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की वैल्यू गामा इंटू एच होनी चाहिए। मैं इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम प्रेशर की बात कर रहा हूँ, है ना। मैक्सिमम प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो प्रेशर का वेरिएशन होता है ना, प्रेशर की वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा इस चीज को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे।
है ना। अच्छा, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और बैक जाकर के मैं उस चीज को क्लियर करता हूँ। मैं जहां भी कहीं गामा एच बाई टू रखता था, असल में वो इक्विवेलेंट वैल्यू होती थी, है ना। जैसे कि अगर मैं प्रेशर की बात बोलूं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर मेरा हॉरिजॉन्टल प्रेशर, लेटरल प्रेशर क्या होगा, तो लेटरल प्रेशर की मैंने वैल्यू आप लोगों को पहले बताई हुई है कि लेटरल प्रेशर की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज, उसको मैं किससे दिखाता हूँ, सिग्मा एच पे दिखाता हूँ या फिर पी एच पे दिखाता हूँ, किसी भी चीज पे दिखाता हूँ, तो उसकी वैल्यू कितनी, सिग्मा वी। और सिग्मा वी की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है गामा इंटू एच। तो सिग्मा एच इंटू क्या हो जाता है, के इंटू गामा एच। बच्चे बोलते हैं लेकिन आप तो लिख के जाते थे पी इक्वल्स टू के इंटू गामा एच बाई टू। ना मुन्ना, ये इक्विवेलेंट होता था, है ना, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये इक्विवेलेंट प्रेशर होता था। अगर मैं इक्विवेलेंट प्रेशर फाइंड आउट करूँ तो मैं एवरेज वैल्यू निकालता था, जैसे 0 प्लस के इंटू गामा एच बाई टू करके, है ना। तो इक्विवेलेंट के बाद थोड़ा कंफ्यूज होने की कोशिश मत कीजिएगा, है ना, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं बेल्स की थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बेल्स की थ्योरी के अंदर जाता हूँ, है ना। और बेल्स की थ्योरी के अंदर मैं एक छोटा सा कंसिडरेशन ले रहा हूँ। मेरा छोटा सा कंसिडरेशन क्या है, मेरा छोटा सा कंसिडरेशन ये है कि मुझे सबसे पहले एक्टिव केस के लिए बात करनी है। मुझे एक्टिव केस के लिए पहले बात करनी है ना। तो देखिए, एक्टिव केस के अंदर हम लोग सॉइल को सॉल्व कैसे करते हैं। जो हमारा सिग्मा एच होता है ना, जो हमारा सिग्मा एच होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी स्ट्रेस है, हमारे पेपर बन के आते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, पहली वैल्यू तो सेम होती है के ए इंटू सिग्मा वी, ठीक है। और माइनस का होता है 2c अंडर रूट के। ये एडिशनल टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक एडिशनल टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सिग्मा एच के वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो प्रेशर सेम रहता है मेरे ख्याल से सभी लोगों को। अच्छा, पता है कितना, गामा इंटू एच, तो के इंटू गामा एच और माइनस का 2c अंडर रूट के, मतलब लिख रहा हूँ ये पर्टिकुलर वैल्यू, है ना। ये क्या है, कोई सी फाइल के लिए एक्टिव प्रेशर की वैल्यू। इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, एक्टिव प्रेशर का इक्वेशन बता रहा हूँ। अभी इक्विवेलेंट अभी थोड़ी देर बाद निकालेंगे, है ना, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा। इक्विवेलेंट अभी थोड़ी देर बाद निकालूंगा। एक्टिव प्रेशर वैल्यू फॉर वेव फाइल, है ना, इतनी सी बात आप क्या रखिए, माइनस का 2c अंडर रूट के। नाउ सी विथ केयर, मुझे लेट अस सपोज दैट इसे ड्रॉ करना है, तो मेरी वैल्यू तो आती है सिग्मा एच इक्वल्स टू के ए गामा एच इंटू एच माइनस का 2c अंडर रूट के, ठीक है। अभी देखिए कैसे निकलेगा। मैंने एक वॉल बनाई, ये मेरी वॉल है, और इस वॉल के पीछे लेट अस सपोज दैट एक पर्टिकुलर हाइट एच तक एक सॉइल मौजूद है। ये सॉइल की हाइट है, सॉइल की हाइट कितनी है, एच। इसे किलोमीटर, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ मेरी सॉइल मौजूद है। अभी क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा टिपिकल केस होता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे बोलिएगा, आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा, है ना। आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी उसको फिर रिपीट करूंगा, ये मत बोलना कि सर एक बार फिर, है ना? आपको जो भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, आई विल रिपीट इट नॉट ओनली वन टाइम। जितनी बार आप कहेंगे मैं उतनी बार अलग अलग तरीकों से बनाकर वो समझाऊंगा। थोड़ा सा टिपिकल केस होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर मेरी फाइल है जी, नॉट सी, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाना चाहता हूँ। वहां तो ट्राइंगल होता था, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं प्रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो मेरा प्रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम कैसा बनेगा, सी विथ केयर। सबसे पहले तो मैंने एक एक्सिस बना ली, ये मेरी बेस एक्सिस बन गई। ये। अब ऊपर क्या करूँ, इक्वेशन आपके पास है, जो इक्वेशन मैंने आपको सीधे सीधे लिख के दी हुई है, तो इक्वेशन आपके पास है। इस इक्वेशन के अंदर h इक्वल टू 0 रखो। व्हाट,
इस इक्वेशन के अंदर h इक्वल टू 0 रख दो। अगर इसके अंदर h इक्वल टू 0 रखते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? और माइनस में कितनी मिलेगी? 2c अंडर रूट के। मिलेगी नहीं मिलेगी? इसके बाद इसके अंदर h रख दो। h मतलब कहां पर आ गए? h हाइट पर। इसके अंदर वैल्यू कितनी रख दो? h रख दो, h हाइट पर। तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? जो है वही वैल्यू मिल जाएगी। कितनी? के ए इंटू गामा एच माइनस का 2c अंडर रूट के। ठीक है, इनको आपस में मिला दो। इट इज द प्रेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर कोई भी फाइल। मजे की बात, यहाँ पर डायग्राम माइनस हो रहा है और यहाँ पर डायग्राम प्लस हो रहा है, और यहाँ पर एक हाइट आ रही है सी विथ के। यहाँ पर एक हाइट डेवलप हो रही है। वो पर्टिकुलर हाइट आपको क्या बता रही है? वो पर्टिकुलर हाइट आपको क्या बता रही है? वो पर्टिकुलर हाइट आपको बता रही है कि इस पर्टिकुलर जगह पर मेरी फाइल के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहे हैं। ठीक, ये हाइट आपको क्या बता रही है कि मेरी फाइल के अंदर इस पर्टिकुलर हाइट तक नेगेटिव प्रेशर में। ये क्या होता है नेगेटिव प्रेशर? आई विल टेल यू, है ना। प्लीज कीप द पेशेंस, थोड़ा सा इंतजार करेंगे सभी लोग। ये क्या होता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इतनी छोटी सी बात नहीं है कि हम लोग विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट इन चीजों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर क्लियर करते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, है ना। ये जो हाइट है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही विकास जी? जी सर, अभी नहीं आ रही है आपकी आवाज। आवाज मेरी बिल्कुल आ ही नहीं रही है। हाँ, अब आने लगी सर। अभी यार 2 मिनट पहले से 1 मिनट पहले ही बंद हुई थी सर। तो ये मैंने कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक समझ में नहीं आया, ये बता दो थोड़ा सा। कहाँ तक आपने सुना, कहाँ तक नहीं सुना? जी सर, नेगेटिव प्रेशर तक। अच्छा, ये सुन लिया। तो ऊपर नेगेटिव प्रेशर बन रहा है, नीचे पॉजिटिव प्रेशर बन रहा है ना। जी जी सर। नेगेटिव प्रेशर क्या होता है मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द नेगेटिव प्रेशर, है ना। मैं 2 मिनट रख के इसको रिकनेक्ट कर लेता हूँ। 2 मिनट रुकना। ओके सर। ओके, तो सी मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी राकेश आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर, अब क्लियर है। ओके, नो सी क्लियरली। यहाँ पर 2 प्रेशर जोन क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर एक प्रेशर जोन ऊपर नेगेटिव हो रहा है, एक पॉजिटिव हो रहा है ना। व्हाट इज द नेगेटिव प्रेशर जोन, व्हाट इज द पॉजिटिव प्रेशर जोन? प्लीज कीप द पेशेंस, आई विल क्लियर इट। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इन चीजों को क्लियर करूंगा। पर ये चीजें मैं सेकंड्स में क्लियर नहीं कर सकता या मिनट्स में क्लियर नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, इसको क्लियर करने में, है ना। अभी आप देखेंगे कि जो नेगेटिव प्रेशर जोन है उसकी हाइट मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और उसकी हाइट को मैं एक नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज दैट कि ये नाम मैं दे रहा हूँ कि ये HC है। व्हाट इज इट? HC। ओवरऑल हाइट इज व्हाट?
h, और ये हाइट में कितनी मान रहा हूँ hc. Now there is a height what h minus hc. Can you see it? There is a height what h minus hc, and I can mark the height like that. तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सभी लोगों को चीजें समझ में आती हैं, है ना? आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं कि ये चीजें कहाँ क्या है. ये मेरा ऊपर से मैं यहाँ देखूंगा तो ये मेरा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ये मेरा पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है. अब देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा, सी विथ केयर. दो अलग अलग प्रेशर जोन बन रहे हैं, और अगर दो अलग अलग प्रेशर जोन बन रहे हैं तो दोनों प्रेशर जोन्स में अलग अलग डायरेक्शन में इक्विवेलेंट प्रेशर निकाला जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग प्रेशर बन रहे हैं तो दो अलग अलग प्रेशर जोन्स में अलग अलग डायरेक्शन में इक्विवेलेंट प्रेशर निकाला जाएगा. अब नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है पहले देख समझ लीजिए. पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है कि दीवार की तरफ अर्थ का प्रेशर काम कर रहा है, और नेगेटिव का मतलब है कि दीवार से अवे, मतलब अपने अंदर ही सॉइल सिंक होना चाहती है, सॉइल सिकुड़ना चाहती है. पॉजिटिव प्रेशर का मतलब सॉइल फैलना चाहती है और सॉइल दीवार के ऊपर प्रेशर मार रही है, और नेगेटिव का मतलब कि सॉइल श्रिंक होना चाहती है, सॉइल अंदर ही अंदर ऊपर ही ऊपर श्रिंक होना चाहती है. सॉइल श्रिंक हो रही है. मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? नहीं आती है? ठीक है ना? अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर केस कब बन रहा है. जब ये पर्टिकुलर केस मेरा, मैं कहां जा रहा हूं, जब मैं कोहेजन सॉइल के अंदर जा रहा हूं. तो सॉइल के अंदर कोहेजन होता है, कोहेजन की वजह से सॉइल के अंदर सेल्फ सपोर्टिंग पावर होता है, और ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर आपने देखा होगा क्रैक डेवलप हो जाते हैं. क्रैक क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि वो सॉइल के अंदर श्रिंकेज डेवलप होता है. वो सॉइल सिकुड़ने की कोशिश करने लगती है टॉप सरफेस पे, फैलने की बजाय सिकुड़ने की कोशिश करती है. जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सॉइल का वजन बढ़ता जाता है. जब सॉइल का वजन बढ़ता जाता है तो उसके श्रिंकेज के अंदर कमी आती जाती है, और एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद श्रिंकेज के बाद कुछ मतलब श्रिंकेज उसके अंदर खत्म हो जाता है, और श्रिंकेज उसके अंदर खत्म होकर के उसके अंदर जो एक्सपेंशन का प्रॉपर्टी होता है वो डेवलप होने लगता है उसके वेट की वजह से. ठीक है ना? तो ये मेरा छोटा सा डायग्राम को मैंने बेसिक इक्वेशन से बनाया हुआ है. बेसिक इक्वेशन आपको याद रखनी है. ये इक्वेशन मैंने आपको क्लियरली बताई हुई है ना? ये बेसिक इक्वेशन आप लोगों को याद रखनी है. नाउ सी क्लियरली, यहाँ पर दो पर्टिकुलर केसेस और बनते हैं, है ना? यहाँ पर दो पर्टिकुलर केसेस और बनते हैं. केस वन बनता है कि व्हेन एक ऐसा हम लोग केस लेके चल रहे हैं कि जब पर्टिकुलर सॉइल के अंदर क्रैक डेवलप हो रहे हैं, टेंशन क्रैक उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, और एक केस हम लोग लेंगे कि टेंशन क्रैक डेवलप नहीं हो रहे हैं. तो पहला केस है कि सॉइल के अंदर टेंशन क्रैक्स डेवलप होंगे, टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड. और केस टू है कि व्हेन टेंशन क्रैक्स आर नॉट डेवलप. बड़े अच्छे से समझ में आएगा, कोई चिंता मत करो, आराम समझने की कोशिश करो, बिल्कुल भी टेंशन में मत आओ, बहुत आराम से, है ना? कि टेंशन क्रैक क्या होता है, टेंशन क्रैक क्या नहीं होता. अभी अगर इसमें कोई दिक्कत हुई है यहाँ तक, टेंशन क्रैक क्या होते हैं थोड़ी देर समझा रहा हूँ. ये नेगेटिव प्रेशर हो रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत होती है, पॉजिटिव प्रेशर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत होती है, डायग्राम को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ जल्दी से. हाँ, ड्राइव्ड है, सिमुलेटम ड्राइव्ड है. डिफरेंट ड्राइव फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कुछ ड्राइव किया गया है. एम्पिरिकल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना? नाउ सी, ठीक है, मैं पहला केस ले रहा हूँ. माय फर्स्ट केस इज दैट नेगेटिव वॉल मूव क्यों हो रही है, तो नेगेटिव प्रेशर से वॉल मूव क्यों हो रही है. कहाँ हो रही है वॉल मूव? मैंने कब बोला वॉल मूव हो रही है? शुभम, मैंने कहाँ बोला यहाँ पर वॉल मूव हो रही है?
वॉल तो, ये तो एक्टिव केस चल रहा है ना, वॉल तो मूव हो ही नहीं सकती, वॉल तो पैसिव केस में मूव होती है हमेशा। सोहम क्या कंफ्यूजन हो रहा है ये बताओ मुझे। सोहम का माइक अनम्यूट कीजिए विकास जी। शुभम हैंड रेस कर देना अपना। हेलो हाँ सोहम। सर, मैं ये पूछ रहा था कि जब आपने बताया कि उस पे श्रिंकेज आ रहा है, तो श्रिंकेज की वजह से वो वॉल हॉल की तरफ हो भी मूव कर सकती है, जा नहीं रही भी हो है। सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वॉल के ऊपर डिपेंड हाँ, करता बट है। वॉल हॉल मूव तो बनी होगी, हुई है हमारी, तो वो क्यों करेगी? नहीं तो वॉल वॉल स्ट्रेट थोड़ी रहेगी, वॉल तो मूव होगी ना तुम्हारी, वॉल तो ट्रेपेजोइडल होती है ना, उसमें एक साइड में वेट ज्यादा होता है, एक साइड में वेट कम होता है। अब यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर वॉल बना रहा हूँ, लेकिन वॉल रेक्टेंगुलर थोड़ी होती है, वॉल कैसी होती है, ऐसी होती है ट्रेपेजोइडल। वॉल में हमेशा वॉल की मतलब जो बैकफिल होता है उसकी साइड, वॉल के अंदर वजन ज्यादा होता है, वॉल कैन मूव, वॉल मूव कर सकती है। सर, बट हॉल तो हमारी मतलब जब बन गई तो वो अ, जब उस पे एक्टिव प्रेशर लग रहा है, तो समझ में आ रहा है कि वॉल वो हॉल से अवे मूव करेगी। हम्म बट लेकिन सर, वो जब उस पे प्रेशर नहीं लग रहा है, तो वो फिर हम्म पीछे की तरफ मूव क्यों करेगी? हम्म असल में क्या है तुम व्यापम की क्लास में थोड़े से ज्यादा बड़े कंसेप्ट समझना चाहते हो, है ना। एक छोटी सी दिक्कत तुम्हारे साथ ये है, क्या होता है, वॉल कहाँ तक जा रही है, वॉल की एक सर्टेन डेप्थ होगी। हाँ सर। वॉल ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा डेप्थ तक पहुंच रही हो, वॉल की डेप्थ 50-60 मीटर की हो, एक सर्टेन डेप्थ होगी वॉल की। ये मेरी वॉल है, सर्टेन डेप्थ है, पीछे बैकफिल भरा हुआ है। अब मैं बैकफिल में जैसे जैसे नीचे आता जाऊंगा तो वर्टिकल वेट बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ सर। मैं जैसे जैसे बैकफिल में नीचे आता जाऊंगा, वर्टिकल वेट हाँ, बढ़ेगा या कम होगा। बढ़ेगा। अगर वर्टिकल वेट बढ़ेगा तो हॉरिजॉन्टल वेट बढ़ेगा या कम होगा। नीचे बढ़ेगा ना वो। बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल वेट, नीचे। हॉरिजॉन्टल हाँ। फोर्स। हाँ, हाँ सर। तो ये वॉल एक ऐसी कंडीशन में है कि ऊपर बहुत छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, लेकिन नीचे बड़े वर्टिकल, बहुत बड़े वर्टिकल फोर्स, बहुत बड़े हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हूँ तो ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स छोटे हैं और नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल फोर्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, अच्छा सर। अच्छा। तो ये पर्टिकुलर वॉल क्या होगी, इस पर्टिकुलर वॉल का जो बेस है वो आगे जाना चाहेगा और जो टॉप है वो भी आगे जाना चाहेगा, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा तेज फोर्स के साथ आगे जाना चाहेगा और जो ऊपर वाला पार्ट है वो उतने फोर्स के संग आगे नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है तुम्हारी। ओके सर। हाँ सर, अब आ रहा और अगर ऐसा हो गया तो टॉप कहाँ मूव कर जाएगा, है। हाँ सर, पीछे करेगी फिर वो। पीछे कर जाएगा। इट इज नो पैसिव केस। नाउ इट ओके विल सर, कंफ्यूज थैंक ऑल द स्टूडेंट्स। तुम्हें तो समझ में आ गया, और इसमें बाकी बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर दिया होगा जो बच्चे केवल व्याकरण के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा अगर आप एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा बचा के रखे उन्हें। और अपने जो गेट के आपके बैचेस लगेंगे, आप अगर गेट के बैच में हैं तो गेट के बैच में जब आपका फाइल मैकेनिक्स होगा, देन आई विल क्लियर इट, या जो भी टीचर पढ़ाएगा, चड्डा सर पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊंगा, दो में से कोई एक ही पढ़ाएगा फाइल, तो हम लोग उस चीज को जरूर बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी व्याकरण के लिए चैप्टर असल में एक तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उतना इंपॉर्टेंट ना होने के साथ साथ फॉर्मुला बेस्ड हमारे हमारे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, तो मुझे उन चीजों पर ही ज्यादा बेस्ड रहना है, मुझे उतना खोल के चीजों को क्लैरिफाई करना नहीं है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना। नाउ सी क्लियरली, ऊपर मेरा नेगेटिव प्रेशर जोन है और नीचे मेरा पॉजिटिव प्रेशर जोन है। नाउ देयर आर टू पर्टिकुलर केसेस, केस 1 व्हेन टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड एंड केस 2 व्हेन टेंशन क्रैक्स आर नॉट डेवलप्ड। और सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला केस कंसीडर कर रहा हूं कि टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड, केस 1, केस 1 कि टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड। नाउ सी केस 1 टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड, ये कौन सा केस है,
टेंशन क्रैक्स आर डेवलप्ड। नाउ सी, ये कौन सा केस है कि जब मेरा नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर के संग काउंटर नहीं करता, मेरा नेगेटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर के संग काउंटर नहीं करता, है ना। आपने ये पर्टिकुलर फिगर देखा, बिल्कुल इसी तरह का फिगर बना रहेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, है ना। सेम इसी तरह का फिगर रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर मैं ऊपर इक्विवेलेंट फोर्स निकालना चाहूंगा तो मेरा ऊपर इक्विवेलेंट फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर्टिकुलर जगह पर, और नीचे मेरा इक्विवेलेंट फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर्टिकुलर जगह पर। सी, इसे मैं नाम दे रहा हूं पी ए इक्विवेलेंट 1, इसे मैं नाम दे रहा हूं पी ए इक्विवेलेंट 2। बात समझ में आती है? ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट प्रेशर की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं, फिर फोर्स की वैल्यू निकालूंगा। अब इक्विवेलेंट प्रेशर निकल रहा है, इक्विवेलेंट प्रेशर की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं, PA1 इक्विवेलेंट वाला कैसे निकलेगा माइनस का 2C अंडर रूट के से कहां तक जा रहा है, लीनियरली 0 तक जा रहा है, अपॉन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। देख लीजिए, तो PA1 इक्विवेलेंट प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का क्या निकल के आएगा, KA, माइनस का क्या निकल के आएगा, KA। इक्विवेलेंट प्रेशर कहां पर, ऊपर वाले जोन में, इक्विवेलेंट प्रेशर कहां पर, ऊपर वाले जोन में। अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू माइनस का K इंटू HC। HC इंटू 1 भी होना चाहिए, मैं 1 को नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ये मेरी किसकी वैल्यू जाएगी, फोर्स की वैल्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? इट इज वेरी मच क्लियर आई थिंक। कि मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी, हाँ सी भी आएगा साथ में, सी भी आएगा, वो एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से सी नहीं आ रहा है, सी आएगा, मैं आपको कर देता हूँ ठीक, 2 मिनट। सी वहां पर है ना, मैं इसको थोड़ा सा दोनों जगह ठीक कर देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस का सी के हो जाएगा माइनस का सी के इंटू एच सी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऊपर वाले जोन में बड़े आसानी से इक्विवेलेंट प्रेशर इक्विवेलेंट फोर्स निकाल सकते हैं। अब आते हैं नीचे वाले जोन में, अब आते हैं नीचे वाले जोन में, और नीचे वाले जोन में इक्विवेलेंट प्रेशर इक्विवेलेंट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले निकालते हैं इक्विवेलेंट प्रेशर, that is what, PA2 इक्विवेलेंट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कहां तक, KA गामा H माइनस 2C अंडर रूट के और अपॉन व्हाट 2। कितना हो जाएगा PA2 हो जाएगा सेम KA गामा H माइनस का 2C अंडर रूट KA अपॉन 2 इक्विवेलेंट। ऐसा क्लियर हो नॉट? प्रेशर की बात करते हैं तो इसका अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, F2 क्या हो जाएगा, PA2 इक्विवेलेंट और इनटू क्या हो जाएगा, H माइनस HC। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। प्रेशर भी निकाल पाएंगे और फोर्स भी निकाल पाएंगे अगर पेपर में पूछने के लिए आ जाता है तो, है ना, बड़े आराम से। कि आपको केवल क्या करना है, आपको केवल प्रेशर की वैल्यू लेनी है और एरिया का इंटू कर देना है। आपको केवल प्रेशर की वैल्यू लेनी है और आपको एरिया का इंटू कर देना है। नाउ सी क्लियरली। अब थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ऐसा हो रहा होगा, जब ये दोनों जोन अलग अलग काम कर रहे होंगे, तब इन दोनों जोन्स के अलग अलग काम करने के दौरान यहाँ पर टेंशन क्रैक डेवलप हो रहे होंगे। और वो टेंशन क्रैक किस तरीके से डेवलप होंगे, वो टेंशन क्रैक इस तरीके से डेवलप होंगे कि ये जो आपकी सॉइल है ना, ये जो पर्टिकुलरली आपकी सॉइल है, इस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक आपको क्रैक देखने को मिलेगा। इस तरीके का क्रैक क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉइल के अंदर यहाँ पर श्रिंकेज बहुत हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर काम कर रहा है, सॉइल सिकुड़ने की कोशिश करेगी तो उसके अंदर जगह जगह क्या आ जाएंगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो दीस आर नोन एज टेंशन क्रैक्स।
तो दीज आर नोन एज टेंशन क्रैक्स। बच्चे पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। है ना? तो टेंशन क्रैक की डेप्थ क्या होगी? डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक क्या होगी? डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक क्या होगी? कोई बता सकता है मुझे? डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक हम कैसे निकालेंगे? व्हाट शुड बी द डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक? है ना? इट इज व्हाट एचसी। एचसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक क्या है? एचसी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वैल्यू ऑफ एचसी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एट एच इक्वल्स टू एच सी, जहां पर एच की वैल्यू एच सी होती है, वहां पर सॉइल के अंदर लेटरल प्रेशर कितना है? जीरो। हालांकि अगर सॉइल के अंदर लेटरल प्रेशर जीरो है तो जीरो रख दीजिए। सिग्मा एच बराबर जीरो। सिग्मा एच बराबर जीरो रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? के ए गामा एच माइनस का 2c अंडर रूट के ए इक्वल टू जीरो। तो जब ये जीरो रखा तो एच एच पी के बराबर है, तो एच पी की वैल्यू निकाल लीजिए। एच पी की वैल्यू क्या आएगी? एच पी की वैल्यू आएगी 2c अंडर रूट के ए अपॉन गामा इंटू के ए। फर्दर मोर जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आपको क्या मिल जाएगा? सॉल्व करने पर ये आपको मिल जाएगा एच सी इक्वल्स टू 2c गामा अंडर रूट के ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना, और कई बार पूछा जाता भी है। डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। बात समझ में आती नहीं आती है? डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक है ना। मैंने केवल क्या किया, प्रेशर को जीरो रख दिया, सिग्मा एच को वहां पे जीरो रख दिया, तो मेरे एच की वैल्यू क्या निकल के आई? 2c अपॉन गामा अंडर रूट के। यहाँ पे आप कौन सी डेप्थ फाइंड आउट कर पाएंगे? यहाँ पे वाली डेप्थ फाइंड आउट कर पाएंगे जिस पर्टिकुलर डेप्थ तक हमने टेंशन क्रैक को डेवलप नहीं किया। जिस पर्टिकुलर डेप्थ तक हमने टेंशन क्रैक को डेवलप किया, वो पर्टिकुलर डेप्थ जहां पर टेंशन क्रैक डेवलप हुआ, दैट इज नोन एज डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक। क्लियर हो? अभी दूसरा केस लेते हैं, है ना। आज का आखिरी लेंगे, है ना। आपको ज्यादा परेशान ना हो, आज समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं इसको बीच में छोड़ नहीं सकता। तो आज का आखिरी केस लेंगे, और आज का आखिरी केस क्या है कि व्हेन टेंशन क्रैक्स आर नॉट डेवलप्ड। अब बेसिकली एक थ्योरेटिकल केस होता है ना, कि टेंशन क्रैक डेवलप ना हो, और इसमें थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि जो नेगेटिव प्रेशर जोन है वो पॉजिटिव प्रेशर जोन से काउंटर हो चुका है। जो नेगेटिव प्रेशर जोन है वो पॉजिटिव प्रेशर से काउंटर हो चुका है। तो मैं अपना अगला केस लिख रहा हूँ, केस नंबर 2। When tension cracks are not developed. Now see, इस पर्टिकुलर केस में बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एचपी है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी एक डेप्थ लो किसके बराबर? सेम एचपी के बराबर, और नीचे वाले एचपी का पॉजिटिव और ऊपर वाले एचपी का पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर नेगेटिव, एक दूसरे को क्या कर लेंगे? काउंटर बैलेंस कर लेंगे। थ्योरेटिकली हम ऐसा मानते हैं कि ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और ये क्या हो जाएगा? ये जीरो प्रेशर जोन हो जाएगा, है ना। टॉप एंड बॉटम डेप्थ with opposite pressure
balances each other. मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को? हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर टॉप और बॉटम के एचपी ने हमें क्या कर लिया, प्रेशर को बैलेंस कर लिया। अब जो आपके पास प्रेशर बचा, जिस पर्टिकुलर प्रेशर की आपको चिंता करनी है, वो प्रेशर केवल कितना बचा, इतना बचा, इसके अलावा और कोई प्रेशर आपके पास नहीं है। ऐसा क्लियर हो? केवल ये जो पर्टिकुलर डेप्थ आ रही है, डेप्थ कितनी हो जाएगी, h माइनस 2hp। केवल ये वो डेप्थ है जहां पर आपको चिंता करने की जरूरत है। प्रेशर acts only in this depth. Above it, zero pressure zone is formed. बात समझ में आती है नहीं आती? इसके ऊपर क्या बन जाता है, इसके ऊपर जीरो प्रेशर जोन बन जाता है, इसके ऊपर जीरो प्रेशर जोन हो जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। नाउ सी क्लियरली, अगर इसके ऊपर जीरो प्रेशर जोन बन रहा होगा, इसके ऊपर अगर जीरो प्रेशर जोन बन रहा होगा, तो क्या आपको लगता है कि इतने हाइट के दौरान आपको वॉल बनाने की जरूरत है? इतनी हाइट में आपको वॉल बनाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है ऐसा कि जो हाइट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है इसमें आपको वॉल बनाने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पर आपको वॉल बनाने की जरूरत नहीं। ये कितनी हाइट है, 2hp। वॉल इज नॉट रिक्वायर्ड सिंस सिग्मा एच कितना है, 0। बात समझ में आती नहीं आती? इस 2hp की हाइट में वॉल रिक्वायर्ड ही नहीं है। वॉल रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? वॉल रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जीरो प्रेशर है। बात समझ में आती नहीं आती? अब अगर यहाँ पे जीरो प्रेशर है, वॉल रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर एक टर्म पूछा जाता है और वो होता है, वो टर्म होता है सेफ डेप्थ ऑफ सॉइल, है ना? सेफ डेप्थ ऑफ सॉइल कितना होता है, 2hp। तो 2 इंटू क्या लिख दूं, थोड़ी देर पहले हमने देखा है 2c अपॉन गामा अंडर रूट के। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी सेफ डेप्थ की, 4c अंडर रूट अपॉन गामा इंटू के। बात समझ में आती नहीं आती? इतना क्लियर हो ना? इट इज सेफ डेप्थ ऑफ, इट इज सेफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन। हाँ, अनसपोर्टेड लेंथ, बिल्कुल यहाँ सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, सेफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने सेफ यहाँ पे डेप्थ में हमने एक्सकेवेशन किया, तो इस पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर हम लोगों को वॉल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सॉइल फिल नहीं करेगी अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं। तो इसको सेफ डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन या सेफ डेप्थ ऑफ सॉइल बोलते हैं। ऐसा क्लियर हो? तो इट इज द सेकंड केस व्हेन टेंशन क्रैक्स आर नॉट डेवलप्ड। वो ये ऐसा केस है जहां पर हम टॉप के एचपी को नीचे उतनी ही एचपी से बैलेंस मान करके चलते हैं, थ्योरेटिकली, है ना, बैलेंस मान करके चलते हैं, और हम लोग ये मान लेते हैं कि इतने पूरे जोन के अंदर हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नेट प्रेशर कितना हो रहा है, उसके अंदर नेट प्रेशर 0 हो रहा है। इतना क्लियर हो ना ऑल ऑफ यू? तो मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, और फाइनली यहाँ पर जो मुझे लास्ट में बताना है इसी वाले केस के अंदर, उस चीज के ऊपर पहुंचता हूँ, है ना। फाइनली जो मुझे यहाँ पर लास्ट में बताना है उस केस के अंदर पहुंचता हूँ। इस पर्टिकुलर केस के अंदर इक्विवेलेंट प्रेशर कैसे निकाला जाएगा, केस 2 के अंदर इक्विवेलेंट प्रेशर अब कैसे निकाला जाएगा। केस 2 के अंदर आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट प्रेशर। केस 2 के अंदर इक्विवेलेंट प्रेशर कैसे फाइंड आउट करना जाएगा? देखिए, ऊपर वाले जोन में तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाले जोन में तो कुछ निकालने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है ना। अगर ऊपर वाले जोन में आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है तो आप केवल नीचे देखिए, केवल नीचे, है ना। कितने जोन में? केवल इतने जोन में जहां पर वॉल रिक्वायर्ड है, जहां पर वॉल रिक्वायर्ड है, केवल इतने जोन में देखिए। ऊपर तो 0 हो गया, केवल इतने जोन में देखिए। तो अगर आप इतने जोन में पाते हैं तो आपका जो प्रेशर है वो आपका प्रेशर कहाँ एक्ट करेगा, वो आपका प्रेशर एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर जगह पर। जी, बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है ना? तो इसको अपन फाइंड आउट कैसे कर लेंगे, देखिए ध्यान से, इसको अपन फाइंड आउट कैसे कर लेंगे, इक्विवेलेंट प्रेशर।
इक्विवेलेंट प्रेशर कैसे निकाला जाएगा? पी ए इक्विवेलेंट, ये मेरा पी ए इक्विवेलेंट निकल रहा है। कैसे निकाला जाएगा? ऊपर यहाँ पर मेरी स्ट्रेस कितनी होगी, वहां पर माइनस की थी तो यहाँ पर प्लस की हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ सेम है ना। कितनी हो जाएगी? 2c अंडर रूट के ए प्लस के ए गामा एच माइनस का 2c अंडर रूट के और अपॉन क्या हो जाएगा 2। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपको वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अब फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि केस उतना पूछा नहीं जाता इसलिए मैं उसके साथ उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। केस उतना पूछा नहीं जाता इसलिए मैं उसके साथ उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो फोर्स क्या हो जाएगा? एफ की वैल्यू पी ए इक्विवेलेंट इनटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? h minus 2hc into 1. Are you getting my point on it? h minus 2hc into 1 equivalent. That's my discussion about coefficient soil. अब केवल एक केस बचता है मेरा, ये मेरा एक्टिव केस हो गया है coefficient soil का, बेल की थ्योरी का। मेरा केवल एक केस बचता है और वो केस मेरा कौन सा है? पैसिव केस। तो वो मैं कल कर लेता हूँ, और कल पैसिव केस को पढ़ने के बाद जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं सॉइल मैकेनिक्स के, उन्हें हम खत्म करेंगे और उसके बाद अपनी सॉइल मैकेनिक्स को फॉर्मली एंड कर लेंगे, ठीक है। कल की क्लास हमारी होपफुली अंतिम क्लास होगी सॉइल मैकेनिक्स की। टोटल आज तक हमारी सॉइल मैकेनिक्स की 23 क्लास हुई है, 23 क्लासेस हुई हैं। 24 क्लासेस में लगभग 30 घंटों में हम लोगों ने 30 से 35 घंटों में सॉइल मैकेनिक्स को हम लोगों ने खत्म किया है ना। तो कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बाद बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि 15 तारीख से आप लोगों की नए सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो अभी मुझसे पूछ सकते हैं। इसको कैसे केस को मैं कल सॉल्व करवाऊंगा। फॉर्मूले आज जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आपको अच्छे से समझते हैं। और डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। हेलो हाँ जी सर, कंफ्यूजन है विवेक। बताओ। सर वो जो ऊपर टेंशन क्रैक जनरेट हो रहे थे, जब हम्म। स्वेल श्रिंक हो रही है तो टेंशन क्रैक क्यों डेवलप होंगे, ये नहीं समझ में आया। स्वेल करेगी तब क्रैक्स डेवलप होंगे ना सर? नहीं, सॉइल की सिंकेज के समय टेंशन के डेवलप होते हैं, स्वेलिंग के समय टेंशन के डेवलप नहीं होते, है ना। देखो बताइए, मतलब पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, अभी तो टेंशन के डेवलप होंगी भाई, बताता हूँ 2 मिनट रुको। लेट अस सपोज दैट ये अपनी सॉइल है ना, और अपनी सॉइल में क्या हो रहा है, ये पूरी सॉइल एक दूसरे के पास पास आना चाहती है। इधर की सॉइल यहाँ आ रही है, इधर की सॉइल यहाँ आ रही है, यहाँ सॉइल यहाँ जाएगी, यहाँ सॉइल यहाँ जाएगी, यहाँ पर क्रैक डेवलप हो जाएगा। अच्छा समझ में आ रहा है? टेंशन में आ जाएगी ना सॉइल, एक दूसरे के पास पास जाने की कोशिश करेगी। तो देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ स्ट्रक्चर का। ये बच्चों को डाउट रहता है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों, मतलब ये चीज हालांकि बच्चों को अपने बैचलर्स में क्लियर कर लेनी चाहिए। विवेक एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रॉड में टेंशन आ रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। यस सर। तभी तुम बोलोगे कि इसमें टेंशन आ रहा है, सही कि गलत? सर सर एक्सटर्नली टेंशन फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो जो स्ट्रेस डेवलप होंगे वो कंप्रेसिव होंगे। हाँ सर। सॉइल में भी क्रैक आएगा, इसमें रॉड में भी क्रैक आएगा कि नहीं आएगा? रॉड में नहीं आएगा सर, एलोंगेशन होगा। क्यों नहीं आएगा क्रैक? एलोंगेशन के बाद क्रैक आ जाएगा ना यार। हाँ सर, उसके बाद एलोंगेशन के बाद बहुत एक्सटेंट तक। बस सॉइल में सोच लो, सॉइल इंटरनली कंप्रेस होने की कोशिश कर रही है ना, श्रिंक होने की कोशिश कर रही है, तो सॉइल काहे में है? टेंशन में, कंप्रेशन में? एक्सटर्नली। एक्सटर्नली टेंशन में, तो क्रैक नहीं आएंगे क्या? ठीक है सर। ठीक ठीक ठीक, आया समझ अब। और सर वो नेगेटिव सॉइल के केस में, वो ऊपर जो HC हाइट में जो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा था ना, मैथमेटिकली तो समझ में आता है सर, फिजिकली नहीं। मैथमेटिकली है, फिजिकली नहीं है वो चीज। हाँ, फिजिकली नहीं समझ में आता क्योंकि थ्योरेटिकली है वो, एनालिसिस थ्योरेटिकली है।
स्ट्रेसेस को बैलेंस करने का एनालिसिस पहले थ्योरेटिकली दिया था, मैथमेटिकली ये वाली बात। ठीक है सर, मतलब प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं होता ना। हाँ प्रैक्टिकली पे तो ट्रेनिंग बोलेगी कि हमको वही नहीं पड़ेगी जरूरत प्रैक्टिकली ऐसा हो जाए तो। ठीक है सर, ठीक सर, इतनी कंफ्यूजन। लेकिन पूछा जाता है विवेक कि सेफ डेप्थ ऑफ एक्सक्यूशन क्या है, तो वहां वही लगा के आना पड़ता है 2 HP। हाँ सर, वो तो याद किया हुआ है। ठीक है, और क्यों पूछना है? ठीक है राकेश, मीटिंग खत्म कर दो। ओके सर।